यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2018 exceeds the average number of cars sold by company A during 2014 to 2018 by। उन्होंने बोला कि वर्ष 2018 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या वर्ष 2014 से 2018 के दौरान कंपनी ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या से कितनी अधिक है, ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। वर्ष 2018 देख लीजिए कहाँ है। वर्ष 2018 में कंपनी सी द्वारा, तो कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या, तो कंपनी सी ने कितनी बेची 2018 में 76। तो ये तो डेटा आ गया किसका, कंपनी सी का। कब का डेटा आ गया 2018 का। कितनी कारें बेची उसने 76,000, 76,000 कारें बेची। ठीक है। उन्होंने बोला कि कारों की कुल संख्या वर्ष 2014 से 2018 में। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए 2014 से 18। तो चलिए 2014 से 18 यानी कि 2014 से 18 बोला है, यहाँ पर लिखा है 2014 टू 2014 टू 2018 यानी कि 2015, 2016, 2017 और 2018 ये सारे साल आपको लेने। 2014 से 2018 के दौरान कंपनी ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या से कितनी अधिक, मतलब ये जो है इसकी औसत संख्या से कितनी अधिक है। पहले तो आपको इनका औसत निकालना है, यानी इन सबका सम करना है। इन सबका सम करना है 2014 से 2018 तक। तो अब एक का डाटा लीजिए आप 2014 से 2018 तक, तो आप कहेंगे सर 52, 52, 61, 72, 72 के बाद 52, 52 के बाद 63। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3, 3 तो 5 और 5 10 की 0, हासिल में 1, 6 6 12 7 19 और 5 24 और 6 30। ये कितना हो गया 30। अब ये 30,000 300,000 हो गया, लेकिन औसत निकालना है 1 2 3 4 5 साल। तो इनका औसत कितनी बेची गई कारें, तो 5 से भाग दे दीजिए, यानी कि 60,000 बेची। और यहाँ कितना था 76,000। तो यही इन्होंने पूछा है कि वर्ष 2018 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या वर्ष 2014 से 2018 के दौरान कंपनी ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या से कितनी अधिक है। ठीक है। तो कितनी अधिक है भाई, इनका अंतर देख लीजिए आप। इनका अंतर देख लीजिए 76 में से इसको माइनस कर दीजिए 60 को, तो अंतर कितना है 16, यानी कि 16,000, क्योंकि सभी कारों की संख्या कितनी हजार में दी है, तो 16,000 आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इस प्रकार आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी कराए हैं सारे क्लियर होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स sold by company A, B, D in 2017 to the total number of cars sold by all the 4 companies in 2018। इन्होंने बोला है कि वर्ष 2017 में A, B और D कंपनी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का वर्ष 2018 में सभी 4 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो देखिए 2017 को अंडरलाइन कर लीजिए। 2017 में कंपनी किस किस की बात कर रहे हैं, ए की, बी की और किसकी बात कर रहे हैं, डी की। तो ए ने कितनी बेची 2017 में 52,000, बी ने कितनी बेची 53,000 और सी ने कितनी बेची 75,000। तो ये डेटा हो गया आपका कि कंपनी ए, बी और डी 2017 में कितनी कितनी कारें बेची। तो यहाँ पर हम बात करें तो 52,000 बेची कंपनी ए ने, प्लस बी ने कितनी बेची 53,000 बेची, प्लस डी ने कितनी बेची तो 75,000 बेची। तो टोटल कितनी कारें बेची इनने, तो देखिए 5 5 10 की 0, हासिल में 1, 8 5 13 और 8 5 कितना हो जाएगा 18। 180,000 कारें बेची। 180,000 कारें इन तीनों कंपनियों ने मिलकर बेची 2017 में। अब इसके अलावा ये बोला है भाई, इन्होंने फिर देखिए क्या बोला, इन्होंने फिर आपसे बोला है कि सभी 4 कंपनियों द्वारा 2018 में सभी 4 कंपनियों द्वारा, तो 2018 में ये 2018 हो गया
अब बात करते हैं ए, बी, सी और डी की। 2018 में कितनी कारें बेची इन्होंने? तो यहाँ पर 2017 की बात हो रही है, 2018 की बात हो रही है। तो 2018 में ए ने बेची 63,000, ठीक है। 2018 में ए ने कितनी बेची? 63,000। बी ने कितनी बेची? तो आप कहेंगे सर 67,000। सी ने कितनी बेची? तो आप कहेंगे सर 76,000। और डी ने कितनी बेची? तो आप कहेंगे सर 74,000। इन सबका योग कर दीजिए, टोटल कितना बेचा? तो 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 की 0, हासिल में कितना 2, 7 7 14 और 2 16, 16 6 22 और 6 कितना 28, यानी कि 280। अब आपको बताना क्या है भाई, आपको तो अनुपात कि एबीडी ने 2017 में जो कुल कारें बेची और एबीसीडी ने 2018 में जो कुल कारें बेची, उनका अनुपात क्या है? तो आप अनुपात बना लीजिए। तो 180 का अनुपात आपको किससे बनाना है? 280 से। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 9 बार, 2 से कितने बार? 14 बार। तो 9 अनुपात 14 का अनुपात आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात किस तरीके से बनाना है? ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी टेबल पर भेज दिए। द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग 2015, 17 and 18 is what percent less than the total number of cards sold by company C in 2013, 15, 17 and 18। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 2015, 17 और 18 के दौरान कंपनी, कौन सी कंपनी? यहाँ पर कर दी है बी, कंपनी बी। तो यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में लिख लेना कंपनी बी। ठीक है, कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। तो सबसे पहले देखिए, नोट कर लीजिए कि 2015 की बात कर रहे हैं, 2017 की बात कर रहे हैं और 2018 की बात कर रहे हैं, कंपनी बी की बात कर रहे हैं। तो 2015, 17 और 18। तो इन्होंने बोला है कि 2015, 17 और 18 में कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या वर्ष 2013, 15, 17 और 18 में कंपनी द्वारा, कंपनी कौन से द्वारा? तो कंपनी सी द्वारा, तो कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम 2015 यानी कि कंपनी बी का डेटा निकाल लेते हैं। 2015 में उसने कितनी बेची, 2017 में उसने कितनी बेची और 2018 में उसने कितनी कारें बेची कंपनी बी में। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 60,000, ठीक है, इसके बाद 53,000 और इसके बाद उसने बेची 67,000। तो टोटल कितने हज़ार कारें बेची? तो 7 3 10 की 0, हासिल में 1 और 6 3 18, 180,000 कारें बेची कंपनी बी ने। कौन कौन से ईयर में? 2015, 2017 और 2018 में मिलाकर टोटल 180,000 कारें बेची। अब इन्होंने बोला है कि इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी सी, यानी कि कंपनी सी द्वारा। अब हम कंपनी सी को देख लेते हैं। कंपनी सी द्वारा कब कब? 2013, कंपनी सी द्वारा 2013, 2013 के बाद 2015, 2015 के बाद 2017, 2017 के बाद 2018। तो कंपनी सी द्वारा ये 4 साल। तो कंपनी सी हो गई, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 2013, 2013 के बाद 2015, 15 के बाद फिर 17 और 17 के बाद फिर 18। देखिए 2013, 15, 17, 18, 14 ले लिया और 16। तो कंपनी सी का डेटा निकालना है। कब कब का निकालना है? तो कंपनी सी का डेटा देखिए, 2013 में कंपनी सी ने कितनी बेची, फिर उसके बाद हम बात करें 2015 में उसने कितनी बेची, फिर 2017 में कितनी बेची और 2018 में उसने कितनी कारें बेची, वो आपको डेटा चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 2013, 15, 17। 2013 में 65,000 कारें बेची कंपनी सी ने, 2015 में 66,000 कारें बेची कंपनी सी ने, 2017 में 63,000 कारें बेची कंपनी सी ने और 2018 में 76,000 कारें बेची। तो टोटल कितनी हुई? तो आप करेंगे 5 और 3 8, 8 से 14 और 6 20 की 0, हासिल में 2, 6 3 18 2 20 और 7 27, यानी कि 270,000 कारें बेची। अब इन्होंने बोला है कि सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये जो 180,000 कारें हैं ये 270
कम है, तो अब आप बताइए यहाँ पर कमी कितने की है, इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, तो आप कहेंगे सर 90,000 का है। और 90,270 का कितना परसेंट होगा, तो 90,270 का, यानी कि इन्होंने यही तो बोला है कि सी द्वारा बेची गई कारों किससे कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो सी ने तो 270,000 बेची, 90 का यहाँ पर अंतर है 90,000 का, इनटू क्या कर देंगे 100, तो 9 दिया 27, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज 54.6 if 75% of the numbers are increased by 5.6 each and the rest are decreased by 8.4 each, then what is the average of the numbers so obtained। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि कुछ संख्याओं का औसत कितना है 54.6 यानी कि 54.6। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले शब्द लगाया है कि कुछ संख्या, मतलब वो संख्या हमें नहीं पता है। अब वो संख्या कैसे पता लगाएंगे, तो ये जो आपको परसेंटेज दिया है ना 75%, इसके माध्यम से पता लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कुछ संख्याओं का औसत 54.6 और यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 75% संख्या उन कुछ संख्याओं में से आप निकालो और उनमें से हर एक में 5.6 की वृद्धि कर दें, तो आपको पता है कि हर एक में 5.6 की वृद्धि करने पर हर एक का औसत भी 5.6 बढ़ जाता है। लेकिन उन्होंने बोला शेष, यानी कि शेष क्या बची 25%, तो 25% जो संख्या बची उनमें से हर एक में आप कितना 8.4 की कमी कर रहे हैं। या तो आप 100 मान के कर लें और 75 और 25 ले लें, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपकी कैलकुलेशन में। अब कैलकुलेशन को इजी करना है, कैलकुलेशन इजी करेंगे तभी तो एग्जाम में समय बचेगा। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या करिए 75% यहाँ लिखिए। 75% का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझिए फ्रैक्शन फॉर्म में 3/4 होता है, यानी कि अगर कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याओं की अगर हम बात करें तो कुल संख्याएं कितनी है आपकी 4, कुल संख्याएं कितनी है 4 है। 4 जो 3 है वो 4 का 75% होता है, ठीक है। तो अब इसकी बात तो क्लियर हो गई कि 3 संख्याओं, अब कुल संख्या यानी कि 4 का औसत आपको दिया है, 4 संख्याएं मान लीजिए और इनका औसत आपको दिया है, इनका औसत कितना दिया है 4 संख्याओं का, तो गेम संख्या कितनी मान ली 4, तो 4 संख्याओं का औसत आपको दिया है 54.6। 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है 54.6, ठीक। ये तो 4 संख्याओं का औसत है। अब बोल रहे हैं उनका 75%, यानी कि उनमें से कितने का 3 संख्याओं में, उनमें से 3 संख्याओं में से प्रत्येक में कितने की वृद्धि की जा रही है, कमी प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि की जा रही है, यानी कि हर संख्या को आप 5.6 बढ़ा। अब 3 संख्याएं यानी कि 3 क्या है 4 का 75%, यानी कि 3 संख्याओं में हर एक में आप कितने की वृद्धि कर रहे हैं 5.6 की, तो टोटल कितने की वृद्धि कर रहे हैं तीनों संख्याओं में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 18 की 8, 5 में 1, 5 × 15 1, 16, यानी कि 16.8 की आपने कुल वृद्धि की तीनों संख्याओं में। अब इन्होंने बोला और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी की गई। अब आप बताइए कि कुल संख्या आपके पास 4 थी, 4 में से 3 में आपने हर एक में 5.6 की वृद्धि की, मतलब कुल में आपने 16.8 की वृद्धि की, तो आपके पास संख्या कितनी बची 1 बची ना। तो 1 में आपने कितने की कमी की, एक संख्या में 8.4 की कमी की, तो यानी कि टोटल कितने की कमी की, तो यहाँ माइनस मतलब कमी को बताना। तो आपने टोटल में कितने की कमी की, तो एक संख्या में आपने 8.4 की कमी की, मतलब टोटल में आपने 8.4 की कमी की। अब आप देखिए बढ़ाया आपने 16.8, लेकिन कम किया कितना 8.4, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका योग कितना होगा, तो जब ये माइनस और ये प्लस है तो ये बचेगा 0.4 और ये बचेगा आपका 8, यानी कि आपने कुल योग में 8.4 की वृद्धि की, कुल योग में आपने 8.4 की वृद्धि की। अगर जो टोटल था वो 8.4 बढ़ा है तो औसत भी बढ़कर आएगा, यानी कि
कि ये बात कंफर्म है कि हमारा आंसर 54.6 से ज़्यादा होगा। अब 54.6 से तो सारे ज़्यादा दिए हुए हैं, अब कौन सा आंसर होगा? तो देखिए आपने कुल योग में कितने की वृद्धि की? 8.4 की। संख्या हमारे पास टोटल कितनी थी? तो टोटल संख्या हमारे पास 4 थी, तो हर एक संख्या में कितने की वृद्धि होगी? तो अगर कुल में आपने 8.4 की वृद्धि की तो हर एक संख्या में कितने की वृद्धि की? तो एक संख्या में कितने की वृद्धि हुई? तो 4 से भाग लगा दीजिए, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 2.1 की वृद्धि, प्लस मतलब 2.1 की वृद्धि हर एक संख्या में। और हर एक संख्या में 2.1 की वृद्धि का मतलब है कि औसत में 2.1 की वृद्धि, तो यानी कि सही औसत क्या बनेगा आपका? 54.6 औसत था, उसमें 2.1 की वृद्धि हो गई, तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5, यानी कि सही औसत आपका बना 56.7, 56.7। 56.7 इस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रकार आपको क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री इफ पॉइंट D and E are on side BC such that BD equal to D equal to EC, then which of the following is true? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि बिंदु D और E भुजा BC पर इस तरह स्थित है कि BD बराबर DE बराबर EC हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए ना तो आप हमेशा वैल्यू सेटिस्फाई कराना, क्योंकि जब आप इसको करने के लिए बैठेंगे ना तो आपको काफ़ी पेचीदा चीज़ें करनी पड़ेंगी ट्रेडिशनल तरीके से अगर जाते हैं। तो हमें तो ट्रेडिशनल से जाना नहीं है, हमें एग्जाम में समय बचाना है। तो आप समय कैसे बचाएंगे? समय बचाने का तरीका देखिए, इन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल कौन सा है? ABC। अब ABC तो हमने ट्राइंगल बना लिया साहब, चलिए ABC का बना लिया हमने, ट्राइंगल बना लिया। अब ये जो ट्राइंगल ABC है वो किस पर 90 डिग्री है? B पर 90 डिग्री है। ये ABC जो हमने ट्राइंगल बनाया ये B पर क्या है? 90 डिग्री। तो ये तो हो गया आपका B, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका C, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि भाई BC पर कौन कौन से बिंदु हैं? D और E। तो यहाँ पर कोई बिंदु हमने D नाम दे दिया और यहाँ पर कोई बिंदु हमने E नाम दे दिया, और ये इस प्रकार है कि BD बराबर D बराबर EC, यानी कि ये BD और ये DE और ये EC, ये सभी कैसे हैं? आपस में बराबर है, ठीक। फिर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए आपको AE मिल रहा है, AC मिल रहा है, AD मिल रहा है। तो AE कब मिलेगा? जब A को आप E से जोड़ देंगे, तो आप यहाँ पे A को E से जोड़ दीजिए, थोड़ा सा तिरछा हो गया। चलिए आपको क्या करना है? A को E से जोड़ देना है, तो अब आपको यहाँ पर A को E से जोड़ देना है। इसी प्रकार आपको A को D से भी जोड़ देना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको A को भी D से जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पर भी आप A को D से जोड़ दीजिए। A को हमने किससे जोड़ दिया? D से जोड़ दिया। चलिए तो यहाँ पर हमने A को D से भी जोड़ दिया, ठीक है, इस प्रकार। अब अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगकर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होकर ये चीज प्रूव होगी, लेकिन अब इस तरीके से प्रूव नहीं करेंगे। आप देखिए आपको जो विकल्प दिए कौन सा सही है, जिसमें AE AC AD बोलना है। AE AC और AD मतलब ये तीन रेखाओं का काम है। यानी कि अगर हम बात करें त्रिभुज ABD के कर्ण, यानी कि जो कर्ण होता है AD, अगर हम बात करें त्रिभुज ABE तो उसका कर्ण है AE, और हम बात करें त्रिभुज ABC तो उसका कर्ण AC, यानी कि AD AE और AC हमें चाहिए। अब वो कैसे चाहिए? तो आप देखिए निकालने का तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सब बराबर है आपस में। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में BD बराबर DE बराबर EC, तो हमने इस सबको बराबर मान लिया 1 के, इसके बराबर मान लिया हमने 1 के। तो हम ये कहेंगे कि ये 1 है, ये भी 1 यूनिट है और ये भी कितनी है? 1 यूनिट है। अब हम त्रिभुज ABD में अगर बात करें, अगर हम त्रिभुज ABD में बात करें तो हमने इसको 1 मान लिया, तो साथ ही साथ हमने यहाँ पर AB को भी 1 मान लिया, और हमने साथ में क्या मान लिया? यहाँ पर AB को भी 1 मान लिया। मान लें तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
अब ए बी को हमने एक मान्यता दी है, अगर त्रिभुज ए बी डी में हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम से, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, एक का वर्ग एक और प्लस करेंगे तो 2 और 2 का वर्गमूल होगा तो √2। तो एडी कितनी आ गई आपकी, तो एडी आप कहेंगे सर √2। तो एडी निकालनी है कितनी, √2। एडी कितनी निकालनी है, √2। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें। अब आप देखिए, अब हमारे पास नीचे अगर बात करें तो नीचे बी की कितनी है, बी कितनी है, एक और एक दो, और ए बी कितनी है। देखिए ये हमने किस ट्राइंगल से निकाली है, ट्राइंगल ए बी डी से निकाली, यानी कि ये समकोण त्रिभुज था, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। लंब इसका एक है, आधार भी एक है, तो लंब का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग 1, आधार का वर्ग 1 का वर्ग 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और कर्ण का वर्ग के बराबर होगा, वर्गमूल करोगे तो √2 आ गया। ठीक है, तो हमने एडी तो निकाल लिया। अब इसी प्रकार हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी ई, त्रिभुज ए बी, ध्यान से सुन लो, हम लिख नहीं रहे हैं ए बी ई, हम क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी ई भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका आधार कितना है, 2 है, और लंब कितना है, 1 है। तो यहाँ पर लंब का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग 1, और यहाँ पर 2 का वर्ग 4, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, और 1 का वर्ग 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी कि कर्ण का वर्गमूल कर देंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा, √5। तो आपका ये कितना आ गया, √5। तो आपने ए बी निकाली है, √5। अब इसी प्रकार आप देखिए, अगर ट्राइंगल क्या लेते हैं, ए बी सी लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ए बी सी लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका लंब 1 है, लेकिन आधार कितना है, 3 है, आधार कितना है, 3 है। तो आप जानते हैं कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB यानी कि लंब का वर्ग 1 का वर्ग और 3 का वर्ग यानी कि 9 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, ये 1 का वर्ग 1 और यहाँ 1 और 1 और 1 और 1 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 कितना 10, 10 का वर्गमूल करेंगे तो √10, तो √10। तो देखिए हमने सारी वैल्यू निकाल ली, AD निकाल लिया, AE निकाल लिया, A कितना आ गया, √5 आ गया, और हमने AC भी निकाल लिया, तो AC कितना आ गया, √10 आ गया। अब जो हमारे विकल्प दिए हैं उन विकल्पों में आप देखिए AE, AC और AD है, और यहाँ पर हम वैल्यू सेटिस्फाई करा दें कि किस विकल्प में AE, AD और AC की वैल्यू रखने पर वो बराबर हो रहे हैं, तो वही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है, 8AE स्क्वायर प्लस 5AC स्क्वायर प्लस नहीं है, इक्वल है, इक्वल टू है, तो यहाँ पर इक्वल टू है कितना, 5AC स्क्वायर इक्वल टू 5AC स्क्वायर और प्लस अब है 3AD स्क्वायर। अब आप समझ लो A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू √5, √5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, C कितना हो गया 40। इसी प्रकार देखिए AC की वैल्यू कितनी है, √10 है, √10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 × 5 करेंगे तो 50। तो बताइए इधर ही ये 50 हो गया, 40 बराबर 50 होता है क्या, नहीं, और ये अभी वैल्यू और रखनी है, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन देखिए 8AE स्क्वायर बराबर में कितना है, तो आप कहेंगे 3AC स्क्वायर प्लस 5AD। ठीक है, ये हमारा सेकंड विकल्प है। अगर सेकंड भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप थर्ड पे जाएंगे, फिर फोर्थ पे जाएंगे, इसी तरीके से। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है, √5 का वर्ग करेंगे 5, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ मिल गया आपको 40। अब देखिए AC कितना है आपका, √10, तो AC स्क्वायर कर दीजिए। आप यहाँ स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं वैल्यू, अगर आप क्या स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, और यहाँ पर आपको 10 मिलेगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने AE स्क्वायर की वैल्यू रखी 5, 5 अट्ठे 40 हो गया, AC स्क्वायर की वैल्यू रखी 10, तो 10 दिया कितना हो गया 30 हो गया, और प्लस यहाँ पर AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 बचने कितना हो गया 10। तो देखिए 40 बराबर 40 हो गया कि नहीं, 40 बराबर 40 हो गया कि नहीं, तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर ट्रेडिशनल तरीके से जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, तो आपको पेपर में इसी तरीके से करना है। तीनों वैल्यू बराबर दी थी, मान लीजिए 1 1 1, वहां लंबे भी मान लीजिए, और इसके आधार पर पहले ट्राइंगल ABD लेंगे, उसका कर्ण निकालेंगे, फिर ट्राइंगल ABE लेंगे, उसका कर्ण निकालेंगे, फिर ट्राइंगल ABC लेंगे, उसका कर्ण निकालेंगे। यानी कि आपको AD, AE और AC की वैल्यू मिल जाएगी।
विकल्प सेटिस्फाई हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है बेटा, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% above its cost price. A shopkeeper sells it allowing a discount of X%. On the mark price, if he incurs a loss of 8%, then the value of X is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे बस आप तरीका देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। इन्होंने बोला कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये चीज समझिए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो हमें क्रय मूल्य ही नहीं पता है, तो जिस चीज से अधिक है पहले आपको वो मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को मानेंगे। हमने बोला कि क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, तो क्रय मूल्य हमने बोला कि 100 रुपये। ठीक है, अब 100 रुपये से कितना परसेंट अधिक है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 25% अधिक है। अंकित मूल्य मतलब MRP। अंकित मूल्य कितना परसेंट अधिक है, तो अंकित मूल्य की बात करें तो 25% अधिक है, मतलब 125 है। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने बोला कि X% का डिस्काउंट देता है, तो 25% पर जब आप X% का डिस्काउंट देकर बेचेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, विक्रय मूल्य मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, विक्रय मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हैं तो उसके बाद विक्रय मूल्य बनता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि यदि वह 8% की हानि उठाता है तो हानि से भी आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 रुपये पर अगर कोई बंदा 8% की हानि उठा रहा है तो इसका मतलब कितने में बेच रहा होगा उसको, 92 रुपये में। तो हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया तो इसका मतलब हमने 125 वाली चीज को कितने में बेचा, 92 रुपये में बेचा। 125 जिसका MRP था उसको हमने कितने में सेल किया, 92 में सेल किया। तो हमने डिस्काउंट कितने का दिया भाई, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो 125 में से माइनस कर दीजिए आप 92, तो आपने डिस्काउंट दिया 3 और ये 12 में से हो जाएगा 3, यानी कि 33 का आपने क्या दिया डिस्काउंट, यानी कि छूट कितने दी थी, 33 की। अब डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, MRP पर, और उन्होंने डिस्काउंट परसेंट ही तो पूछा है, और X क्या था, डिस्काउंट परसेंट, मतलब X की वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्काउंट परसेंट X की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, X की वैल्यू निकालने के लिए 33 का डिस्काउंट दिया, किस पर दिया, 125 पर, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार कट जाएगा। 4 × 12 में 2 हासिल में 4 × 12 13, 132 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 5 से कटेगा 5 × 10, 5 × 30, 5 × 20, यानी कि आपका जो X% था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 26.4%। 125 पर आपने 26.4% का डिस्काउंट देकर उसको कितने में बेचा, 92 रुपीज़ में बेचा। आई होप आपको क्लियर हो गई बात किस तरीके से करना है। किस ऑप्शन में दिया है 26.4, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपका आंसर। ठीक है, चलिए।